गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर जो था हमारा जर्नी टू द सेंटर एंड ऑफ द अर्थ, इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम इसके कुछ बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, how do geological phenomena helps us to know about the history of humankind। ठीक है, कि कोई भी जियोलॉजिकल फिनोमेना मतलब जियोलॉजिकल यानी कि अर्थ से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, अर्थ से रिलेटेड जो भी फिनोमेनाज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर बरसात हो गई, जो भी चीजें, वेदर का चेंज होना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सारी चीजें हमें, या ग्लेशियर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। आप कह सकते हैं जियोलॉजी में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका फ्लोरा एंड फौना आ सकता है, ठीक है, यानी कि एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, बैक्टीरियल स्पीशीज। इन सारी चीजों से हमें कैसे पता चलता है ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इंसानों के इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है इन सब जियोलॉजिकल फिनोमिना यानी प्रोसेसेस से, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर देते हुए हम कुछ ऐसे लिखेंगे, geological phenomena serve as a window into Earth's past and helps us understand our place in history। जियोलॉजिकल फिनोमेना जो है बच्चों आपके, वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं एक तरीके से विंडो का, विंडो यानी कि खिड़की, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी घर के अंदर झांकना है और दरवाजा बंद है, तो आप अंदर का नजारा कैसे देख सकते हैं, खिड़की के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो ये जो जियोलॉजिकल फिनोमेनाज है, ये भी एक तरीके से खिड़की की तरह एक्ट करते हैं, जो हमें क्या दिखाते हैं, अर्थ के पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि अर्थ इतिहास में कैसी हुआ करती थी। हमारा जो, ये कह सकते हैं हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, ये इतिहास में कैसा था। The study of Antarctica reveals that 650 million years ago, a giant supercontinent called Gondwana existed, centered around present-day Antarctica। ठीक है, जब हम इसी तरीके से कुछ जियोलॉजिकल फिनोमेनास का स्टडी करते हैं, कहाँ जाकर, एंटार्क्टिका जाकर, तो हमें हमारे सामने कुछ चीजें रिवील होती है। रिवील का मतलब होता है सामने आना, ठीक है। हमारे सामने हमारे समक्ष कुछ चीजें आती हैं, और वो क्या है, हम ये जान पाते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, एक होता है कॉन्टिनेंट महाद्वीप, और उससे भी बड़ा जो बहुत सारे महाद्वीपों से मिलकर बना हो उसे कहेंगे सुपर कॉन्टिनेंट, हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। और वो कहाँ था, आज की डेट में जो एंटार्क्टिका है वो वहीं हुआ करता था। This landmass included what we now known as India, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna। ठीक है, ये इसमें ये पता लगता है कि गोंडवाना में जिस जिस कंट्री को हम आज की डेट में इंडिया मानते हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी कंट्री भी किसका पार्ट हुआ करती थी, गोंडवाना का पार्ट होती थी, ठीक है। और उस वक्त वहाँ उतना ज्यादा ठंडा नहीं था जैसा कि आज की डेट में एंटार्क्टिका में है। वहां होता था, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता था, और क्योंकि गर्म क्लाइमेट के होने से, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौनाज वहां देखने को मिलते थे। फ्लोरा होता है बच्चों प्लांट स्पीशीज, प्लांट की प्रजातियां, और फौना होता है बच्चों एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती थी पहले गोंडवाना में। आगे बढ़ते हैं इसमें, जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड। जियोलॉजिकल फिनोमेना से और हमें क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ध्यान से समझते हैं इसको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या चीज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हाउ इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड्स एंड कोलाइडेड विद एशिया टू फॉर्म द हिमालय। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है बच्चों पूरे के पूरे महाद्वीप का एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है। और इस चीज को, इस प्रक्रिया में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। जैसे कि इंडिया जब गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, वो वहां टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, और धीरे धीरे समुद्र में तैरता हुआ कहाँ जाके पहुंचा, वो आ जाता है एशिया के पास, ठीक है। एशिया के पास आता है, एशिया से कोलाइड करता है, और उसी कोलिजन, उसी टक्कर की वजह से, जैसे ये एशिया है, ये इंडिया आ रहा है, और ये टक्कर होती है जब, तो जो जमीन का जो भाग ऊपर की तरफ उठता है, वही हमारा क्या बन जाता है बच्चों,
दे बिकम दी हिमालयाज, वही बन जाते हैं आज की डेट में जिन्हें बोला जाता है हिमालयाज। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट? ओके बच्चों, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसमें, ठीक है, जियोलॉजिकल फिनोमेना से हमें और क्या हेल्प मिलती है उसको कह सकते हैं ओशियन फॉर्मेशन। ठीक है, ओशियन फॉर्मेशन कैसे हुए, हाउ साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड अवे, ओपनिंग द ड्रेक पैसेज एंड क्रिएटिंग कोल्ड करेंट्स दैट कीप अंटार्कटिका फ्रिजिड। ये हमने चैप्टर में भी देखा था कि जब गोंडवाना लैंड से सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही अलग नहीं हुआ बच्चों, ठीक है, गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका भी अलग हुआ और अलग होके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ड्रिफ्टेड अवे, ओपनिंग द ड्रेक पैसेज, जिसकी वजह से कि जो ड्रेक पैसेज था वो खुल गया, और उसके खुलते ही क्या हुआ, शीत लहर चलने लगी, और उस शीत लहर से पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड, जिसको कि आज की डेट में हम अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं, वो पूरा का पूरा बर्फ से जम जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कह रहा है टाइम पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको नोट करेंगे, टाइम पर्सपेक्टिव समझते हैं क्या है ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ Cordilleran folds and Precambrian granite shields in understanding Earth's geological timeline। ठीक है, तो जो कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स हैं बच्चों, ठीक है, और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट के जो शील्ड्स मिली हैं, ठीक है, ग्रेनाइट जो कार्बन का कंपाउंड होता है उसकी जो शील्ड्स हमें मिली हैं, और ये क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरियन जो फोल्ड्स हमें मिले हैं जो अर्थ के नीचे, उनसे हमें हेल्प मिली है अर्थ का जियोलॉजिकल टाइमलाइन जानने में। जियोलॉजिकल टाइमलाइन यानी कि जो ये अर्थ है इसका क्रिएशन किस वक्त हुआ हुआ है, कितनी पुरानी है हमारी अर्थ। ठीक है, हमारा जो ग्रह है अर्थ, इसकी रचना कब हुई, ठीक है, यहाँ पे कब कब कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति हुई, लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू करी, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलती है। टाइम पर्सपेक्टिव, समय का पता चलता है कि कब से ये अर्थ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट करेंगे, के बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट देखते हैं। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन के बारे में हमें पता चलता है। हाउ मैसिव जियोलॉजिकल चेंजेस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड द राइज ऑफ मैमल्स। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कब किसी चीज की शुरुआत हुई, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कब वो चीज खत्म हुई। ठीक है, तो इससे हम ये जान पाते हैं कि अर्थ में लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे लाइफ आई, सबसे पहले कौन से जीव आए, फिर डायनासोर कैसे आए, फिर मैमल्स कैसे आए, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ था तो वो एक्सटिंक्ट कैसे हुए, किस तरह से डायनासोर्स खत्म हुए। और मैमल्स तो खैर खत्म नहीं है, मैमल्स तो अभी चल रहे हैं, अभी अर्थ पे है, लेकिन जिस प्रकार से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सी संकट हमारे इन्वायरमेंट में आया हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, तो इस प्रकार से अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैमल्स या फिर ह्यूमंस भी है वो भी एक न एक दिन एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये हमें जियोलॉजिकल फॉर्म फिनोमेना की वजह से इनके बारे में हमें नॉलेज हो पाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, ओशियन फॉर्मेशंस के बारे में, टाइम पर्सपेक्टिव और इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। क्लियर है बच्चों? बाय स्टडिंग दीज फिनोमेना वी गेन इंसाइट इनटू वेयर वी हैव कम फ्रॉम। इन फिनोमेना को स्टडी करके हम पता लगा पाते हैं, गेन इंसाइट मतलब हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं अर्थ को लेकर के, या फिर हम अर्थ को एक विनाश के उस पे सीढ़ी में ले जा रहे हैं। हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर ब्रीफ एग्जिस्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ्स लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इससे ये पता चलता है कि अर्थ तो जैसे बहुत पुरानी है, वहां पे हमारी एग्जिस्टेंस, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस कब से शुरू हुई और शायद कब तक चलेगी, ये सारी चीजें हमें पता चल पाती हैं बच्चों। ठीक है, तो दिस वाज योर आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, ह्यूमन काइंड यानी कि इंसान और इंसानियत की भविष्य के बारे में क्या हमें इंडिकेशंस, मतलब कह सकते हैं क्या सिंबल्स, क्या साइन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानों का भविष्य कैसा होने वाला है। क्लियर है बच्चों?
ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं। द टेक्स्ट यानी कि आपका जो चैप्टर है प्रेजेंट्स सेवरल कंसर्निंग इंडिकेशंस अबाउट ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। तो जो हमारा चैप्टर है उसे पढ़कर हमें जान पाते हैं कि बहुत सी समस्याएं कंसर्निंग कंसर्निंग यानी कि बच्चों कुछ ऐसी समस्याएं आने वाली हैं इंसानों के लिए जो कि काफी चिंताजनक है। ठीक है, अब उसको देखते हैं क्या क्या चीजें हैं वो। फर्स्ट है आपका टाइम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली 12,000 ईयर्स barely a few seconds on geological clock। ठीक है, ये हमने देखा था चैप्टर में कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर उसे जियोलॉजिकल क्लॉक से कन्वर्ट किया जाए तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 12,000 साल पहले ही आई है और 12,000 साल जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कुछ चंद सेकंड के बराबर होते हैं। ठीक है, हमारे लिए 12,000 साल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इस यूनिवर्स और बहुत बड़े लेवल पे देखें तो 12,000 साल बच्चों कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, डिस्पाइट दिस ब्रीफ एग्जिस्टेंस इतने कम समय में ही ह्यूमंस यानी कि इंसानों ने हैव मैनेज टू क्रिएट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन मींस हार्म। इतने कम समय में ही इंसानों ने इस पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान या फिर नुकसान कह सकते हैं, नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, पहला आ जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बच्चों जिस तरीके से हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं यानी कि शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, शहरों का विकास बढ़ता जा रहा है। वी हैव एज्ड आवर डोमिनेंस ओवर नेचर यानी कि हमने कुदरत को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है इंसानों ने। विद विलेजेस, जैसे कि विलेज बना के, शहर बना के, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज बना करके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इसमें बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से लिखा गया, ये सारा आपकी टेक्स्ट में, आपके बुक में ही ये सारी चीजें लिखी गई थी। रिसोर्स कंपटीशन, रिसोर्स कंपटीशन मतलब जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं उसको, उसके पीछे जो होड़ लगी हुई है उसको खर्च करने के लिए। ठीक है, तो उसी को कहेंगे रिसोर्स कंपटीशन। द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे पहली बात तो जो इंसानों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। हैज लेड टू बैटलिंग विद द अदर स्पेशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्या है कि रिसोर्सेज जो है पृथ्वी के पास वो लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड खाना की आता ही रहेगा, वहां से आता ही रहेगा, नहीं, वो लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि पहले कम इंसान थे और दूसरे स्पीशीज भी कम थे, लेकिन बाकी स्पीशीज तो धीरे धीरे अपने नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया कि ये रिसोर्स किसको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कह सकते हैं, आप ऐसे समझिए 1 kg राइस है। ठीक है, 1 kg राइस है। अब पहले 10 लोग थे, देवर 10 पीपल। ठीक है, तो 10 लोगों में 1 किलो चावल बांटना होता था, तो कितना कितना बढ़ जाता था, कितना कितना बटेगा बच्चों, 100-100 ग्राम। 100-100 ग्राम हर बंदे को मिलता था और 100 ग्राम एक इंसान के लिए इनफ होता था एक दिन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक दिन के लिए 100 ग्राम चावल एक इंसान के लिए इनफ होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, पहले भी 1 किलो था, अभी भी 1 किलो ही है। बस डिफरेंस क्या आ गया, जहां पहले 10 पीपल 10 पीपल होते थे, अब क्या हो गया, अब वहां पे करीबन 100 पीपल आ चुके हैं। ठीक है, 100 पीपल आ चुके हैं, तो फिर वो कितना हो जाएगा, अब कितना एक पर्सन को मिलेगा, अब एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपटीशन। अब यहाँ पे भी बच्चों ये आपस में लड़ेंगे 100 लोग, इसमें जो पावरफुल होगा वो चाहेगा कि मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिले। ठीक है, इसी को कहते हैं रिसोर्स कंपटीशन। ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए जहां होड़ लगी हुई है कि हाँ ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये रिसोर्स मुझे मिलना चाहिए, उसी को हम कहेंगे रिसोर्स कंपटीशन, जिसमें कि ह्यूमंस डेफिनेटली जीत रहे हैं। ठीक है, हम बाकी स्पीशीज के ऊपर राज करते हैं। ठीक है, और सारे रिसोर्सेज का यूज हम ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि ह्यूमंस कम रिसोर्स यूज कर रहे हैं और कोई अलग ही प्रजाति का कोई जानवर है या फिर कुछ है जो कि हमसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, नहीं।
जितने भी रिसोर्सेज आई गेस अर्थ में मौजूद हैं, उनका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन अभी ह्यूमंस ही कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए फिर। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है क्लाइमेट चेंज के बारे में। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। इस पॉइंट को हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था बच्चों, कि जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो आपका तेल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इसको जलाया जा रहा है, ईंधन को जलाया जा रहा है, भले ही चाहे वो गाड़ी चलाने के लिए हो, गाड़ियों के पर्पज से हो, या फिर आपका फैक्ट्रीज वगैरह में डैम्स वगैरह के लिए हो, किसी भी चीज के एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए हो। लेकिन जिस तरह से इनको अंधाधुंध इनको बर्न किया जा रहा है, और उसको बर्न करने से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बना दिया? अर्थ के चारों एक चादर सी बना दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं, पूरे के पूरी पृथ्वी का ही, पूरे के पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को, इन इन तीनों पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ऐसे सवाल जो कि पूछना पेचीदा सवाल, जिन्हें कि पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। The future poses uncertainties like whether the West Antarctic ice sheet will melt entirely, if ocean currents will be disrupted, and whether it will be the end of the world as we know it। ठीक है, तो ये सबसे मुश्किल सवाल हमारे सामने क्या है, कि जिस हिसाब से, जिस प्रकार से हमें देख रहे हैं, हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब बच्चों अनिश्चित है। ठीक है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अनिश्चित है सारी चीजें, करेक्ट। जैसे कि एंटार्क्टिक की आइस शीट्स जो है वो पिघल रही हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक के साइड जो बर्फ की चादरें हैं वो पिघल रही हैं कंप्लीटली। और अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा उससे बच्चों? जब सारा ओशन आइस पिघल जाएगी, तो ओशन का जो लेवल है, ओशन वाटर का जो लेवल है वो बढ़ेगा धीरे धीरे, जिससे कि ओशन करेंट्स, ठीक है, जो बहाव है पानी का, वो भी, उस पर भी असर पड़ेगा। और उसके असर पड़ने की वजह से बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से जो ऐसे इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, जो कि समुद्र से टच में है, कोस्टल एरियाज जिन्हें हम कहते हैं, वो सब समुद्र में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से गोंडवाना लैंड के साथ हुआ था, जहाँ पे कभी जीव जंतु हुआ करते थे, वो वार्म क्लाइमेट होता था, वो क्या हो गया? पूरा बर्फ की चादर से ढक गया। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड भी नजदीक है, यानी कि दुनिया खत्म भी हो सकती है अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों, आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड